जी, तो आज का हमारा टॉपिक है जी जुकेबियन एज। कल हमने पढ़ा था ओल्ड इंग्लिश से लेकर रेनेसांस तक, ठीक है। उससे पहले हमने पढ़ा ग्रीक से लेकर रोमन तक। तो आज हम डिस्कस करेंगे जुकेबियन एज को। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये जो 17th सेंचुरी है, इसका जो फर्स्ट हाफ है उसको सेकंड रेनेसांस भी कहा जाता है। कुछ इसको रेनेसांस पढ़ते हैं, कोई रिनाइसा पढ़ता है, कोई रेनेसांस पढ़ता है, वट। अच्छा, और दूसरा, इस पीरियड के अंदर डिक्लाइन ऑफ रेनेसांस वो भी इसको कंसीडर किया जाता है। जुकेबियन एज का नाम जुकेबियन एज क्यों है? बेसिकली जब क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हुई 1603 में, तो उसका कोई आगे ना कोई बाकी सिबलिंग्स में था, ना ही कोई ऑफ स्प्रिंग थी, उसने शादी नहीं की थी। लिहाजा उसकी जो आंट थी उसने शादी की थी स्कॉटलैंड के स्कॉटलैंड में, ठीक है। तो उसकी ब्लड लाइन से ये जो जेम्स फर्स्ट है ये इसका कजन लगता था। तो इंग्लैंड के लोग स्कॉटलैंड गए, वहां से जेम्स फर्स्ट को जो है वो वहां पे किंग बनाया। और वहां पे जेम्स सिक्स के नाम से ये जाना जाता था, ठीक है। लेकिन इंग्लैंड के अंदर इस नाम से पहले कोई किंग नहीं था, लिहाजा इसने जो है टाइटल कौन से मिला, जेम्स फर्स्ट के नाम से। इसकी जो हुकूमत है वो स्टार्ट होती है 1603 में और 1625। बात हम कर रहे थे कि इसको जैकोबियन एज क्यों कहा जाता है। बेसिकली जो जेम्स है लैटिन वर्जन के अंदर, ठीक है, जेम्स का बनता है जैकब, ठीक है। तो जैकब से जुकेबियन जो है वो उसका एडजेक्टिव बनता है। जेम्स को लैटिन में जैकब कहते हैं और जैकब से आगे एडजेक्टिव बना जुकेबियन, ठीक है। अच्छा जी। जैसे हमने कल जिक्र किया कि जो प्यूरिटन एज है वो स्टार्ट कहीं पे लिखा हुआ है जी 1620 से स्टार्ट होती है, और कहीं पे लिखा है 1625 से स्टार्ट होती है। बहरहाल इसकी जो हुकूमत, इसका जो 5 साल का अरसा है वो भी प्यूरिटन एज में आता है। कुछ हिस्टोरियन ने उसको प्यूरिटन एज में दाखिल किया है। और प्यूरिटन एज 1620 से 1660 तक। अब हम ये भी देखेंगे कि प्यूरिटनिज्म था क्या। ये जो टाइम पीरियड है 1620 से 1660 का, इसमें जो प्यूरिटनिज्म है, ये जो मूवमेंट थी, ये जो लोग थे इस मूवमेंट के, वो बहुत ज्यादा डोमिनेट हो चुके थे, ठीक है। ये ड्राइविंग फोर्स थी ना सिर्फ लिटरेचर में बल्कि लाइफ के अंदर भी, ठीक है। इंग्लैंड की लाइफ और लिटरेचर की बात हो रही है। अगर हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें इस एज के, तो जो कॉलोनियल टेरिटोरीज थी वो एक्सपेंड होना शुरू हो गई थी। आपको पता है वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 602 में वहां पे स्टार्ट हुई थी, और 1600 सॉरी 600 कह रहा हूँ, 1608 में वो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी सब कॉन्टिनेंट में, ऐसे ही है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो सब कॉन्टिनेंट में कब आई थी? 1608 में। और 1602 में वो वैसे ही कायम हुई थी, ठीक है। बच्चे, टेस्ट 1 सेंचुरी का पॉसिबल नहीं है, पूरी हिस्ट्री का कर लें। वो मैंने कोई डिटेल से नहीं आपको टेस्ट दिया, मैंने जो पढ़ाना है, जो स्लाइड्स हैं, जो फाइल्स मैंने आपको दी हैं, 15-20 पेजेस हैं वो, उनको आपने स्टडी करना है। उनमें से इतना वो उसकी जो लेटर्स है बड़े बड़े लिखे हुए हैं, ताकि आपको जो है ना वो मुश्किल ना हो पढ़ने में, पीडीएफ कोई इतना बड़ा काम नहीं है। अच्छा जी। दूसरी तरफ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट जो है जो एलिजबेथ क्वीन एलिजबेथ के आने से खत्म हो गया था, वो दोबारा से जो है वो उभर रहा था, ठीक है जी। प्रोटेस्टेंट जो है ये वो लोग थे जिन्होंने कैथोलिक चर्च को जो है वो रिजेक्ट कर दिया, और इंग्लैंड का जो चर्च था उसको जो मानने वाले थे, ये इंग्लैंड के जो लोग थे वो प्रोटेस्टेंट कहलाते थे। आगे वो 3 हिस्सों में तकसीम हो गए। एक एंग्लिकन। अब हुआ क्या, स्टोरी कुछ यूं है कि जब इसका जो फादर था क्वीन एलिजाबेथ का, जब वो शादी करना चाहता था और पोप ने उसको इजाजत नहीं दी, लिहाजा उसने मार्टिन लूथर जो जिसने 90+ थीसिस पब्लिश किए थे अगेंस्ट करप्ट जो प्रैक्टिसेस थी चर्च की, कैथोलिक चर्च की जो करप्शन थी या उसकी जो करप्ट प्रैक्टिसेस थी उसके खिलाफ, तो इसने भी उसको सपोर्ट किया, क्योंकि पोप जो है वो इसको परमिशन नहीं दे रहा था दूसरी शादी की। क्रिश्चियनिटी के अंदर था कि आप दूसरी शादी नहीं कर सकते जब तक आपकी पहली बीवी जिंदा है, या आप उसको डाइवोर्स भी नहीं दे सकते, ठीक है। और आप उसके होते हुए दूसरी शादी भी नहीं कर सकते, या तो वो मरी हो, ठीक है ना। तो वैसे मुझे माइंड में आ गया, वो कहते हैं ना
चल छोड़े इसको। अच्छा, प्रोटेस्टेंट जो है ये वो लोग थे जिन्होंने इंग्लैंड, सॉरी, कैथोलिक चर्च से बाइकआउट किया था। अब इनके अंदर फिर कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। कुछ लोग जो थे वो कैथोलिक थे, और अचानक से एक नया फिरका स्टार्ट हो चुका था, सेक्ट स्टार्ट हो चुका था। जैसे कि आपका वो यूटोपिया वाला है ना, थॉमस मोर, उस बंदे ने वो खिलाफ गया था, उसने आवाज उठाई थी अगेंस्ट किंग हेनरी एट, तो उसका सरकलम कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद उसकी जो बेटी है मैरी, वो जब क्वीन बनी थी तो वो प्रोटेस्टेंट नहीं थी बल्कि वो कैथलिक थी, इसलिए उसने प्रोटेस्टेंट को जो है ना वो जिंदा जलाना शुरू कर दिया, इसलिए उसे ब्लडी मैरी क्वीन कहा जाने लगा। ये इंशाल्लाह डिटेल में फिर बात करेंगे। बहरहाल कहने का मतलब था कि ये ना कॉन्फ्लिक्ट शुरू से चलता आ रहा है, ठीक है। 1535 आई थिंक सो, वहां से ये कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चलता आ रहा है, या 47 से आई थिंक सो। अब जब क्वीन एलिजाबेथ की डेथ होती है तो उससे पहले मैंने आपको बताया था कि उसने इंग्लैंड का जो चर्च है उसको एंग्लिकन में तब्दील कर दिया। अब एंग्लिकन क्या है, इसके अंदर ये था कि जो प्रोटेस्टेंट हैं वो तो अपनी प्रैक्टिस करेंगे ही, साथ उन्होंने जो कैथलिक थे उनको भी कुछ जो प्रैक्टिसेस थी करने की, उनके रिलीजियस, उसकी परमिशन दे दी थी, ठीक है। तो उसके बाद ये प्रेस्बिटेरियंस जो हैं ये भी एक सेक्ट है। और उसके बाद आ जाते हैं प्यूरिटन्स। अब प्यूरिटन्स क्या है और वो क्या चाहते थे, उनका पर्पस क्या था, इस मूवमेंट का मकसद क्या था। बेसिकली ये भी प्रोटेस्टेंट थे, लेकिन दे वांट टू प्यूरिफाई किसको, रिलीजन को। अपने जो प्रोटेस्टेंट इनका सेक्ट था उसको मजीद ये प्यूरिफाई करना चाहते थे, वो जो प्रैक्टिसेस थी कैथलिक थी उससे मुकम्मल बाइकआउट करना चाहते थे। इनका ये मानना था कि जो जितनी भी रिलीजियस प्रैक्टिस है उनको मजीद प्यूरिफाई किया जाए, मजीद स्ट्रिक्टनेस लाई जाए, ठीक है। चाहे वो एथिक्स हो, चाहे वो मोरालिटी हो, ठीक है। हर तरह से स्ट्रिक्ट जो वैल्यूज हैं उस पे कायम हो, उनको कायम किया जाए, ठीक है। दिस और तीसरा, जो स्पिरिट है उसको प्यूरिफाई किया जाए, जो सोल है उसको प्यूरिफाई किया जाए, और जो इंसान की निजात है वो पाइटी में है, प्योरिटी में है। तो ये इनके जो है ना वो आप कह लें बिलीव्स थे प्यूरिटन्स के, ठीक हो गया। पहले लेक्चर ले लें क्लास में, मैं सारा बता दूंगा कि टेस्ट कहाँ से है कहाँ से नहीं है। अच्छा बच्चे परेशान ना हो, ये टेस्ट वाला इतना कोई हवा नहीं है, अल्लाह माफ करे, जिसने टेस्ट ना दिया तो मैंने को उसके सर पे तलवार खड़ी कर देनी है। आप परेशान ना हो, और ना ही ये पहला और आखिरी टेस्ट होगा कि आज मैंने टेस्ट लिया उसके बाद मैंने कभी टेस्ट लेना ही नहीं है। इस चीज को छोड़ के काइंडली लेक्चर पे फोकस करें। टेस्ट वाला मैंने बस ऐसे ही एक इश्यू स्टार्ट कर दिया बोल के। अच्छा, अब मैंने पता नहीं क्या बताना था। प्यूरिटन के बारे में कुछ और मैंने बताना था, एनी हाउ। चलो जब याद आया तो बताऊंगा। जो केविन एज की हम बात कर रहे थे, हाँ, तो बेसिकली जो जेम्स फर्स्ट है, ठीक है, तो ये डिवाइन राइट थ्योरी पे बिलीव करते थे। अब डिवाइन राइट थ्योरी जो है वो क्या है, वो बेसिकली पर्शियन बिलीव करते थे कि जो किंग है ना वो ही इज अ नायब, ठीक है जी। तो वो गॉड का नायब है, और उसको ये बर्थ राइट है, डिवाइन राइट है उसका कि वो जो जो पीपल हैं, जो राया है, उन पे रूल करे, ठीक है। तो ये उनका अपना राइट है। लिहाजा जुकेबियन एज के अंदर सम टाइम्स इनका जो कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया किसके साथ, पार्लियामेंट के साथ, वो डिटेल में अब बाद में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा जनाब इस एज में और क्या हुआ, इसकी जो रेनेसांस इन्फ्लुएंस था वो कंटिन्यू तो रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका डिक्लाइन भी स्टार्ट हो गया। स्कॉटलैंड की अगर बात करें तो डेफिनेटली अगर स्कॉटलैंड का किंग आ गया इंग्लैंड के ऊपर रूल करने, तो डेफिनेटली स्कॉटलैंड जो है वो भी अंडर द रूल ऑफ इंग्लिश जो रेस है, उनके जो किंगडम है उनके अंडर आ जाता है, ठीक है जी। स्कॉटलैंड वाज आल्सो ब्रॉट अंडर द रूल ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड, तो डेफिनेटली किंग ही वहां से था। मेजर राइटर्स की बात करें तो बहुत सी बुक्स अगर आप देखेंगे तो जो बेन जॉनसन है, जो फ्रांसिस बेकन है, उनको वो जुकेबियन एज में शामिल करेंगे, 17वीं सेंचुरी के राइटर्स में शामिल करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको जो सबसे ज्यादा फेम मिली थी वो जुकेबियन एज में मिली थी।
उनकी जो फेम है वो इस एज में थी। शेक्सपियर के अगर वर्क्स की बात करें तो इसके बहुत सारे वर्क्स ऐसे हैं जो क्वीन एलिजाबेथ की डेथ के बाद इसने लिखे हैं, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि जिसको जो फेम मिली थी या इसका जो करियर सही पीक पे था वो एलिजाबेथन एज में इसने वो पीक देख ली थी, इसलिए इसको एलिजाबेथन एज में कंसीडर किया जाता है। लेकिन उसके जो कुछ राइटर्स हैं जो कि जुकेबियन एज में लिखे गए हैं वो मैं उसमें से कुछ प्लेस बता देता हूँ। मैयर फॉर मैयर्स 1604 में लिखा, ओथेलो जो है, मैकबेथ है, किंग लियर है, एंथनी एंड क्लीपेट्रा है, ये इसके वो प्लेस हैं। विंटर टेल्स है जो कि आई थिंक सो, इसके अलावा टेम्पेस्ट भी है। अच्छा जी, विंटर टेल्स है, टेम्पेस्ट है, तो ये जो बाकी ये सारे प्लेज हैं ये इस एज में लिखे गए थे। ठीक है, वही बात कि ये जो प्लेज हैं बेशक ये जुकेबियन एज में लिखे थे, लेकिन बावजूद इसके ही इज नाउन एज अ एलिजाबेथन ड्रामाटिस्ट। ठीक है, ये ज़हन में रख लीजिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके टाइम पीरियड की, तो जिस दौर में इसने ये सारे वर्क्स लिखे थे उसको शेक्सपियरियन एज भी कहा जाता है। अगर हम बेन जॉनसन की बात करें तो ही इज नाउन एज अ फादर ऑफ क्लासिकल कॉमेडी। तो मैंने बताया था कि ये वो राइटर है जिसने क्लासिकल जो राइटर्स थे या जो क्लासिकल रूल्स थे उनको इसने फॉलो किया था, दैट्स वाई। इसका जनाब एक वॉलपून है ड्रामा, उसके बाद द साइलेंट वुमन है, ये ट्रेजेडी है, तो ये इसके फेमस प्ले है। इसके अलावा अल्केमिस्ट है। और फ्रांसिस बेकन की अगर बात करें तो उसने मजीद अपनी जो राइटिंग है वो जारी रखी। एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग इसकी बुक आई है। इसके अलावा नोवम ऑर्गन, ये इसकी एक बुक आई है। ठीक है जी। तो इसके जो फर्स्ट एडिशन था उसमें 10 ऐसे थे, लेकिन उसके जो बाद वाले जितने भी दो एडिशन हैं जिसमें एक में 38 थे और एक में 58, ये दोनों एडिशन जो हैं वो इसी एज में पब्लिश हुए हैं, इसलिए इसकी जो बाकी एक्टिविटीज भी थी वो भी सबसे ज़्यादा इसी एज में थी, इसलिए इसको जिकेबियन एज का राइटर जो है वो कंसिडर किया जाता है। और एक और बात भी बता दूं, जिकेबियन एज के अलावा इसको अ, जो एलिजाबेथन एज है उसमें भी काफ़ी इसकी जो है ना एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि वो आपने देखा होगा इसका फ्रेंड जो था एक, अ, उसके खिलाफ इसने जो भी कॉन्स्पायरेसी थी उसमें हिस्सा लिया, ये खुद भी जेल गया ब्राइबरी के केस में वगैरह वगैरह। अच्छा जी, किंग जेम्स की अगर हम बात करें तो उसको द वाइजेस्ट फूल भी कहा जाता है। एक तो ये पढ़ा लिखा था, बावजूद इसके कि इसी के दौर में जो है ना वो जो कंफ्लिक्ट था बिटवीन पार्लियामेंट एंड किंगशिप, ठीक है जी, और बिटवीन जो प्यूरिटन्स हैं, वो इसी के दौर में जो है वो कंफ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था। ठीक है। अच्छा, इसने ना क्या किया, 47 स्कॉलर जो है उनको इकट्ठा किया, 47 स्कॉलर्स को इकट्ठा किया और मजीद उसको 5 ग्रुप्स में, आई थिंक सो 5 या 3 ग्रुप्स, अब मुझे ये नहीं याद बहरहाल, उसको मजीद इसने डिवाइड कर दिया। उन लोगों के जिम्मे इसने काम लगाया कि आपने एक बाइबल जो है ना वो तरतीब देनी है। तो इस तरह उन लोगों ने एक अथेंटिक बाइबल जो है वो तरतीब दी, मुरतब की, जो कि 1611 में पब्लिश हुई और उसको किंग जेम्स बाइबल कहा जाता है। बाद में जितने भी रिलीजियस थीम्स हैं, जितनी भी रिलीजियस वर्क्स हैं, वो सारे के सारे इसी बाइबल से उठाए गए हैं। इसी बाइबल की जो उनके जो वर्क्स हैं उसकी जो बेस्ड है ना बेसिकली वो यही बाइबल थी। जैसे कि पिलग्रिम प्रोग्रेस है जॉन बनियन का, तो उसके ने भी जो अपनी वो वर्क लिखा है, तो उसका जो आप कह रहे हैं कि उस बुक के अंदर जो इन्फ्लुएंस नजर आता है वो इसी बुक किंग जेम्स की जो बाइबल है उसी का नजर आता है। ठीक है। तो 47 स्कॉलर्स ने मिलकर ये बुक तरतीब दी थी और 1611 में ये पब्लिश हुई थी। इसके अलावा जनाब इस दौर के जो मेजर ड्रामाटिस्ट है उसमें जॉन वेबस्टर है, द वाइट डेवल, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल वर्क। और द डचेस ऑफ मल्फी, ये बड़ी ट्रेजेडी है, बहुत बड़ी, अगर आप पढ़ेंगे तो आप वाकई इसको एंजॉय करेंगे। उसके बाद साइरल जो है टर्नर, इसका एक प्ले है द रिवेंज ट्रेजेडी। ठीक है जी। जॉन डन की बात करें, इज नाउन एज अ मेटाफिजिकल पोइट और ये लीडर भी है मेटाफिजिकल पोइट्री का। यहाँ से एक और बात याद आई, 3 स्कूल ऑफ पोइट्री थे। एक वो लोग जो स्पेंसर को फॉलो करते थे वो स्पेंसर स्कूल ऑफ पोइट्री के नाम से जाना जाता था, दूसरा जो बेन जॉनसन को फॉलो करते थे, और तीसरा जो जॉन डन को फॉलो करते थे वो मेटाफिजिकल पोइट्स थे। ठीक है जी। तो मेटाफिजिकल पोइट्स के अंदर पहला नाम आता है जॉन डन का, फिर आता है जॉर्ज हर्बर्ट का। तो मेटाफिजिकल जो पोइट्स हैं ये बहुत ज़्यादा कंसीट और एग्जेजरेशन वगैरह जो है ना वो यूज़ करते थे।
मेटाफिजिकल पोएट्स की जो टर्म है बेसिकली, जो वर्ड है ना मेटाफिजिक्स, ठीक है, मेटाफिजिक्स जो है ना वो वर्ड यूज किया था जॉन ड्राइडन ने, कि इफेक्ट मेटाफिजिक्स, इस तरह का एक वर्ड फ्रेज था, वो यूज किया था जॉन ड्राइडन ने। हाँ, जॉन ड्राइडन ने कहा था डन इफेक्ट्स मेटाफिजिक्स। दोबारा सुन लें, जॉन डन के बारे में ड्राइडन ने ये कहा था डन इफेक्ट्स मेटाफिजिक्स। लेकिन जो मेटाफिजिकल पोएट्स है, ये जो टर्म है, ये मेटाफिजिकल पोएट्री, ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कोइन किया था। उसने एक वर्क लिखा था द लाइव्स ऑफ इमिनेंट पोएट्स, ठीक है जी। वो जो प्रोमिनेंट पोएट्स थे इंग्लिश के, वो उनकी जब इसने बायोग्राफी लिखी तो उसमें एक राइटर था इब्राहिम कौले। तो वो जो चैप्टर था, उस चैप्टर के अंदर इसने ये वर्ड यूज किया था। लिहाजा ये जो मेटाफिजिकल पोएट्स हैं, इस पे एक ऐसे भी लिखा हुआ है मेटाफिजिकल पोएट्री, वो है टी.एस. इलियट का। दोबारा फिर सुन लें, आप कंफ्यूज होंगे क्योंकि बहुत सी जगह पे इनके आंसर गलत दिए हुए हैं। डन इफेक्ट मेटाफिजिक्स, इट इज सेड बाय जॉन ड्राइडन। essay on metaphysical poetry, it is written by टी.एस. इलियट, जो कि मॉडर्न पोएट और ड्रामाटिस्ट है, मॉडर्न एज से। लेकिन ये जो मेटाफिजिकल पोएट्री का वर्ड है, ये फ्रेज है, ये सैमुअल जॉनसन ने इंट्रोड्यूस करवाया था। एक इसने बुक लिखी थी जिसका नाम था द लाइव्स ऑफ इमिनेंट पोएट्स। उसमें एक चैप्टर है इब्राहिम कौले का, उसके अंदर, ठीक है। अगर हम इस दौर के लिटरेचर के जो लिटरेरी फीचर्स हैं उनकी बात करें, तो एलिगेंस एंड फिलिसिटी जो है, एलिजाबेथन जो पोएट्री थी, उसके अंदर जो चार्म था, जो ब्यूटी थी, ठीक है जी, जो एक आप कह लें कि रोमांस था, जो उसके अंदर एक हैप्पीनेस थी, वो आहिस्ता आहिस्ता डिसअपियर होना शुरू हो गई। प्लेटोनिक आइडियलिज्म जो था एलिजाबेथन, ठीक है, वो एक मेन स्पिरिट था एलिजाबेथन इरा के अंदर, ऑलमोस्ट वो भी डाइज तकरीबन जो है ना डिसअपियर होना शुरू हो गया। रेनेसांस स्पिरिट जो है वो अभी तक मौजूद थी, लेकिन उसका जो इन्फ्लुएंस है वो मेन वही था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी डिक्लाइन की तरफ शुरू हो गया। ड्रामा की अगर बात करें तो उसने कंटिन्यू किया पहले हाफ इसके हिस्से में, बाद में जो लेटर अभी कुछ सालों बाद जब सिविल वॉर स्टार्ट हुई तो ड्रामा जो है वो तकरीबन नापीद हो गया एक दफा। अच्छा जी, वो कैसे हुआ वो बाद में बात करते हैं। क्लासिकल रूल्स की बात करें ड्रामा की, तो उसको बेन जॉनसन ने मेंटेन किया, वो पहले बता चुका हूं मैं। पोएट्री जो है उसने एक न्यू सरप्राइजिंग जो है ना वो टर्म लिया। स्टार्टलिंग मींस सरप्राइजिंग, अचानक, स्टॉनिश। डिकेडेंस से जो आर्ट है वो बिगन्स हो चुका था। इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो डेवलप हो चुकी थी, जो आपकी है ना ये बाइबल किंग जेम्स की के अंदर जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुई थी इंग्लिश, उसको लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया और उसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। मास्क एक ऐसा प्ले होता है जिसके अंदर जो करेक्टर्स हैं वो चेहरे पे मास्क पहन के उसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है, उसको मास्क प्लेस कहा जाता है। तो वो भी इस दौर में स्टार्ट हो गए थे। आपके जो क्या नाम है इसका, जॉन मिल्टन, उसने भी कुछ प्लेस लिखे हैं, मास्क प्लेस, बेन जॉनसन ने भी लिखे हैं। स्टायरिक आर्ट जो है वो भी, स्टायर वगैरह, उसका भी इस्तेमाल होना शुरू हो गया ज्यादा से ज्यादा। आगे आपके पास आ जाती है जी कैरोलाइन एज। कैरोलाइन एज जो है, इससे पहले जो है वो जैकोबियन एज, उसके अंदर जो है वो प्यूरिटन ने थोड़ा सा, उनकी आप कह लें कि जड़ें फूटने लग गई थी, उन्होंने सर उठाना शुरू कर दिया था। तो कैरोलाइन एज जो है ये स्टार्ट होती है 1625 में और 1649 में एंड होती है। ये जो जेम्स फर्स्ट था उसी का बेटा था चार्ल्स फर्स्ट, उसने इस एज को जो है वो रूल किया। चार्ल्स फर्स्ट जो है इसको लैटिन के अंदर कैरोलस कहा जाता है, और उस कैरोलस से आगे कैरोलाइन जो है वो एडजेक्टिव बनती है, इसलिए इसको कैरोलाइन एज कहा जाता है। ठीक हो गया जी। चार्ल्स फर्स्ट जो है वो इस टाइम पीरियड का जो है वो किंग था। अच्छा जी, ये भी प्यूरिटन एज का पार्ट है, नो डाउट। अगर इसके फैक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे एक सिविल वॉर स्टार्ट हुई थी जो कविलियर्स और राउंड हैंड्स के दरमियान थी। सिंपल सी बात है, बेसिकली ये जो वॉर थी ये थी किंग के दरमियान और प्यूरिटन्स के दरमियान। फिर आगे दो और ग्रुप्स थे, एक कविलियर्स थे और एक राउंड हेड्स थे।
कविलियर्स वो पोएट्स थे जिन्होंने, या वो लोग और वो पोएट्स थे जिन्होंने किंग को सपोर्ट किया, जो मोनार्की को सपोर्ट करते थे। दूसरी तरफ राउंड हेड्स वो लोग थे जिन्होंने पार्लियामेंट को सपोर्ट किया और प्यूरिटन को सपोर्ट किया। तो इस टाइम पीरियड में जब इसकी पार्लियामेंट से नहीं बनी तो जो किंग चार्ल्स फर्स्ट है, इसने 11 साल रूल किया विदाउट पार्लियामेंट। जब कॉन्फ्लिक्ट पीक पे पहुंच गया तो फिर इसने पार्लियामेंट को एक साइड पे कर दिया और खुद इसने 11 साल जो है वो हुकूमत की विदाउट पार्लियामेंट। अच्छा, ओवरऑल इसने 11 साल हुकूमत नहीं की, वो मैं सिर्फ वो टाइम बता रहा हूँ जो पार्लियामेंट के बाद इसने हुकूमत की, उनसे लड़ाई के बाद इसने हुकूमत की, उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये वही नीचे बात लिखी कि वो जो लिरिक पोएट्स थे, ग्रुप था पोएट्स का, तो उनको कविलियर भी कहा जाता था क्योंकि वो किंग को फॉलो करते। दूसरी तरफ उनको सन ऑफ बेन जॉनसन भी कहा जाता था, जो बेन जॉनसन को फॉलो करते थे, ठीक है ना। उसकी पोइट्री को जो फॉलो करते थे उनको सन ऑफ बेन जॉनसन भी कहा जाता था, और क्विलियर पोइट भी कहा जाता था, और इन्हीं क्विलियर्स ने फिर सपोर्ट किया किंग को भी। इसके अंदर अगर बात करें, रिचर्ड लवलेस है, सर जॉन सकलिंग है, रॉबर्ट हैरिक है, थॉमस क्रू है, तो ये वो लोग थे जो इस ग्रुप से तल्लक रखते थे। These poets are also called son of Ben Jonson, as they were the admirers and followers of Ben Jonson। ठीक है जी, जैसे मैंने आपको बताया, 3 स्कूल ऑफ पोएट्री थे। एक स्पेंसर जो स्पेंसर को फॉलो करते थे, दैट्स व्हाई ही इज नोन एज अ पोएट्स ऑफ पोएट्स, क्योंकि पोएट्स ने उसके स्टाइल को कॉपी किया था, उसको इमिटेट किया था, और उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस, बहुत ज्यादा मुतासर हुए थे, इन्फ्लुएंस्ड हुए थे, ठीक है। और ये किसने टाइटल दिया था, ये किसने फ्रेज कहा था, ये कहा था चार्ल्स लैम्ब ने। किसके बारे में? स्पेंसर के बारे में। इनकी जो पोएट्री की बात करें तो वो ट्रिवियल थी, गे थी, उसमें खुशी थी, विटी थे, और लेशंस थे। अच्छा, 1642 में क्या हुआ? 1642 में सिविल वॉर जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी बिटवीन अपना प्यूरिटन्स और किंगशिप। तो 1642 में जब वॉर स्टार्ट हुई तो ऑफिशियली जो थिएटर है वो भी क्लोज कर दिया गया। 1642 में तो ये क्लोज हुआ, और 1660 में जब 1660 में दोबारा रेस्टोरेशन एज का आगाज होता है, तो तब ये जो है ना वो थिएटर ओपन होते हैं। ये बाकी 18 साल का जो अरसा है ये बंद ही रहे थे। 1642 में थिएटर को बंद कर दिया गया, और 14 जून 1643 में एक लाइसेंसिंग ऑर्डर पास किया गया प्रिंटिंग का, जिसमें ये था, उनका काम क्या था, जैसे सेंसर बोर्ड काम करता है, उनका भी यही काम था। जो भी हुकूमत के खिलाफ कोई बात लिखता था तो उसकी जो अमाउंट एज अ जमानत के तौर पे जो जमा होती थी ना, वो जब्त कर ली जाती थी, उसकी प्रेस को क्लोज कर दिया जाता था, ठीक है जी। उसको दोबारा से फिर वो अमाउंट जमा करवा के अपना जो लाइसेंस है वो लेना पड़ता था, और दोबारा से प्रिंटिंग के लिए उसको परमिशन दी जाती थी। इसके खिलाफ एरोपेक्टेशिया एक बुक है जो कि लिखी थी मिल्टन ने। बहरहाल 1649 में 7 साल ये जंग जारी रही, तो 1649 में जो है कविलियर्स उनको डिफीट हुई, किंग जो है वो पकड़ा गया, कैप्चर उसको कर दिया गया। अ, एक मिनट, ये लफ्ज जो है ना ये है एंड, अच्छा जी, बादशाह जो है चार्ल्स फर्स्ट वो पकड़ा गया और पब्लिकली उसको सर जो है वो कलम कर दिया। 30 जनवरी 1649 को पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया गया। इससे पहले किंग जो है उनकी मौत हुई, असैसिनेशन तो हुई है, लेकिन पब्लिकली अगर कोई किंग जो है वो मारा गया था पूरी हिस्ट्री के अंदर, वो ये वाहिद किंग था, ये जेहन में रखिएगा। इसकी डेथ के साथ ही जो मोनार्की है वो डेफिनेटली वो खत्म हो जाती है, और प्यूरिटन जो है उनका एक आगाज हो जाता है। अच्छा, ओलिवर क्रोमवेल जो है वो कहा जाता है इसके पास अपने 10,000 के करीब आर्मी थी, इसने प्यूरिटन का साथ दिया, तो इस तरह प्यूरिटन जो है वो भारी हो गए और इन्होंने जंग जो है वो जीत ली थी, ठीक है। इसके अलावा जो इंग्लिश कॉलोनीज थी वो अभी भी एक्सपेंड हो रही थी, लिहाजा जो क्रोमवेल है उसने एज अ प्रोटेक्टर ऑफ इंग्लैंड के चार्ज संभाल लिया 1649 के अंदर। किसने? ओलिवर क्रोमवेल ने चार्ज संभाला इंग्लैंड का एज अ प्रोटेक्टर ऑफ कॉमनवेल्थ और इंग्लैंड, ठीक है जी। अगर हम इस दौर के मेजर राइटर्स की बात करें, उसमें आपको पता है डन है, ह्यूबर्ट है, मेटाफिजिकल पोएट्स हैं और क्विलियर पोएट्स हैं वगैरह वगैरह। मेटाफिजिकल पोएट्स के अंदर हेनरी वॉन आ जाता है, एंड्रयू मार्वल आ जाता है, जिन्होंने मेजर मेटाफिजिकल पोएट्री लिखी है। इसके अलावा जॉन मिल्टन है, जॉन मिल्टन का आपको पता है कैमस यस का प्ले है, मॉस्ट प्ले है। इसके अलावा लिसिडस की पोएम है, एजुकेशन है, एरोपेक्टेशियस की जो
बुक है फ्रीडम ऑफ स्पीच पर, ये वाली। इसके अलावा इसने पैराडाइज लॉस्ट लिखी है, आपको वो पता है। पहला एडिशन जब उसका पब्लिश हुआ था वो 10 बुक्स में था। फिर इसने वो जो एपिक है उसके जो स्टाइल को मद्देनजर रखते हुए, जो विर्जल की बुक थी इनियड, वो भी 12 बुक्स में थी। स्पेंसर ने भी 12 बुक में लिखनी थी एपिक, तो इसने भी फिर बाद में अपनी जो बुक है वो 10 से 12 में जो है ना वो कन्वर्ट कर दी। तो पहला एडिशन जो है वो 1647 में आया था, सॉरी 1667 में आया था पहला, 1660 में। और दूसरा मेरे ख्याल में आया था 1674 के अंदर। तो पहले में 10 बुक्स हैं, और उसके बाद जो दूसरा है अपना नेक्स्ट एडिशन, उसमें 12 बुक्स हैं। इसका जो ब्लैंक वर्स इसने जो यूज किया है, इसके जो ब्लैंक वर्स का स्टाइल है उसको ग्रैंड स्टाइल कहा गया है। और वो किसने कहा है? वो मैथ्यू आर्नर ने कहा है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी, ड्रामा डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली। डेफिनेटली जब थिएटर क्लोज हो गया है तो ड्रामा कौन लिखेगा? जब थिएटर परफॉर्म ही नहीं होगा, उसके लिए मनी, जो राइटर को पैसे मिलते हैं वो जनरेट ही नहीं होगे डेफिनेटली, तो ड्रामा कौन लिखेगा? कोई भी नहीं लिखेगा ना। तो लिटरेचर का में ड्रामा जो है इसका आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स रिवाइवल ऑफ मोरल एंड इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग। मैंने आपको पहले भी कहा था, इस एज के जो लोग थे उन्होंने किस पे जोर दिया था? प्योरिटी पे और मोरालिटी पे। एलिजाबेथन एंथुसिज्म जो है वो जनाब वैसे ही था। और नेशनल स्पिरिट डिसअपियर हो चुकी थी। लोग आपस में डेफिनेटली पहले एक कौम की तरह थे। जब उन स्पेनिश ने हमला किया, उसने क्वीन एलिजाबेथ जो है उसका हाथ मांगा, उस प्रिंस ने, इसने इनकार कर दिया कि ये रीजन थी। दूसरा वो कैथलिक थे, ये प्रोटेस्टेंट थे, एक ये भी रीजन थी। बहरहाल, तो फाइट फॉर द क्वीन, फाइट फॉर द क्वीन, फाइट फॉर द ग्लोरी, ये स्लोगन हुआ था उस वक्त। तो सारे जो इंग्लैंड के लोग थे वो एक नेशन के तौर पे सामने आए। लेकिन फिर बाद में जब सिविल वॉर स्टार्ट हुई तो वापस में बट गए। लिहाजा जो नेशनल स्पिरिट थी वो डिसअपियर हो चुकी थी। लिटरेरी सिनेरियो की अगर हम और बात करें तो इसमें वो कहता है, ओवरशैडोड बाय ग्लूम एंड पेसिमिज्म, क्रिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल स्पिरिट जो है उसने रिप्लेस कर दिया नेचुरल आउटपूरिंग ऑफ हार्ट, जिसमें आपको मेटाफिजिकल पोइट्स और वो कविलियर्स की जो लिरिक्स हैं वो सामने आ जाती हैं। ठीक है। फिर वही बात, रेनेसांस का इन्फ्लुएंस अभी भी इसमें था। बहरहाल, 3 टाइप्स ऑफ पोएट्री अपीयर, प्यूरिटन पोएट्री, मेटाफिजिकल पोएट्री और क्विलियर पोएट्री। तो ये मेजर पोएट्री थी उस दौर की। क्विलियर पोएट्स अपीयर एंड डिसअपियर, और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, उनकी शॉर्ट पोएम्स थी। और इसके अलावा जनाब आगे कौन है, सरमन्स लिखे गए, पम्फलेट्स लिखे गए, हिस्ट्री एंड फिलोसफी जो है वो इस दौर में लिखी गई इन द फॉर्म ऑफ प्रोज। कॉमनवेल्थ की बात करें, कॉमनवेल्थ पीरियड के अंदर आपको पता है ओलिवर क्रोमवेल जो है उसने रूल किया। तो जब ओलिवर क्रोमवेल की डेथ होती है 1658 में, जब इसकी डेथ होती है तो उसके बाद उसका जो बेटा है रिचर्ड क्रोमवेल वो किंग बनता है। लेकिन साथ ही इंग्लैंड के जो लोग हैं उनको भी होश आ जाता है, वो समझ जाते हैं कि इंग्लैंड के सर्वाइवल के लिए जो है मोनार्की वो ऐसे जरूरी है जैसे इंसान के जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। लिहाजा उनको समझ आ गई थी कि जो प्यूरिटनिज्म है वो भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली अनपॉपुलर हो गया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। जैसे वाइन जो है उन्होंने मना कर दिया, वहाँ पे सर्दी बहुत ज्यादा होती है तो लोग वहाँ पे जो है वो वाइन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे। कहने का मकसद अब ये नहीं है कि जहाँ पे सर्दी भी शुरू हो जाए तो वो लोग वाइन पीना शुरू कर दे, इस्लाम में हराम है। वहाँ के मैं कल्चर की बात कर रहा हूँ, वो लोग वाइन बहुत ज्यादा पीते थे सर्दी में सर्वाइव करने के लिए, और ये मना कर दी गई थी। बहरहाल और भी जो स्ट्रिक्टनेस है वो भी बहुत ज्यादा थी। तो लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता इससे जो है मुंह फेरना शुरू कर दिया, और उनको समझ आ गई जो मोनार्की है वही हमारी बका है, वही एसेंशियल है इंग्लैंड के लोगों के लिए। तो 1660 में ये फिर लोग फ्रांस गए, वहां से जो चार्ल्स फर्स्ट का बेटा था, अ, क्या नाम है उसका, चार्ल्स सेकंड, उसको वो वापस लेकर आए एग्जाइल से, और उसको उन्होंने किंग बना दिया। तो इस तरह रेस्टोरेशन एज का जो है वो आगाज होता है। इस दौर के जो आगे, वही मिल्टन जो है उसने कोई खास इस दौर में नहीं लिखा, उसने एज अ सेक्रेटरी सर्व किया क्रॉमवेल को। ठीक है। और क्रॉमवेल की जो जब रेस्टोरेशन का आगाज होता है तो फिर उसने जाके जो है ना वो जब वो ब्लाइंड हो गया था फिर उसने वो पैराडाइज लॉस्ट जो है वो लिखी थी। ठीक है। इसके अलावा थॉमस हॉब्स है, ये जो बंदा है ये पॉलिटिकल साइंस वाले इसको लाजमी जानते हैं क्योंकि ये पॉलिटिकल फिलोसफर था। जर्मी टेलर है, उसने हॉली लिविंग सोनेट्स और सरमन्स लिखे थे, सॉरी सर सोनेट्स कह रहा हूँ, सरमन्स लिखे थे प्रोज के अंदर।
हॉली लिविंग एंड हॉली डाइंग। वॉन है, मार्वल है, इन्होंने अपनी राइटिंग जो वो जारी रखी। तो प्यूरिटन जो इन्फ्लुएंस ऑफ रेनेसांस था या प्यूरिटनिज्म था, ये दोनों जो मूवमेंट्स थी यहाँ पे इनका इख्तिताम हो जाता है। और एलिजाबेथन जो रोमांटिक स्पिरिट थी वो भी यहाँ पे खत्म हो जाती है और एक नए दौर का आगाज हो जाता है। तो आज के लिए हमने इतना ही डिस्कस करना था। आज के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक हम पढ़ेंगे। और जिन बच्चों को लगता है कि भाई मैंने काम बहुत ज़्यादा दे दिया है, लिहाजा आप लोग ये करें कि ग्रीक लिटरेचर से लेकर रेस्टोरेशन तक जितना भी मैंने पढ़ा दिया है आज तक, वो सारा आपने डिस्कस करना है, वो सारा आपने याद करना है, उसी में से टेस्ट होगा। अब तो खुश हैं? अब तो ज़्यादा टास्क नहीं है ना? इसको मैं स्टॉप कर लूँ, फिर मैं आपके क्वेश्चन लेता हूँ। रिकॉर्डिंग मैंने स्टॉप कर दी। अब जिस बच्चे का जो क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछ ले।